तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज जब चारों तरफ इस बात का जिक्र चल रहा है कि क्या सिद्धू मूसावाला को बचाया जा सकता था, क्या इतनी बड़ी तैयारी और हमला होने के बाद भी कहीं कुछ ऐसी बातें थी, अगर उनको पूरा कर लिया जाता तो शायद सिद्धू मूसेवाले को बचाया जा सकता। तो इस घटना से मुझे कुछ पुराने किस्से याद आए। अब ध्यान से सुनिए ये एपिसोड, क्योंकि इसमें कई बेसिक इश्यूज उठाने की बात की गई है। हर मर्डर से, हर घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो उसी किस्म के केसेस का इतिहास होता है, जो उसी किस्म के वाक़यात पहले हो चुके हैं, उनसे हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ हमारी चूक रह जाती है, कहाँ हमारी गलती हो जाती है। मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा, जिसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो 26/11 के मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की है। बाकी कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक इंसिडेंट जो सबको उस ज़माने में भी आज भी हमें चौंका के रख देता है। एक मुंबई पुलिस की क्वायलस गाड़ी है, उसको चला रहा है मुंबई पुलिस का उस समय का माना हुआ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसके लिए स्पेशली महाराष्ट्र सरकार ने SLR गन भी इंपोर्ट करके उसको दी थी। उसके पहले उसके पास हमेशा AK-47 और दूसरे वेपन रहा करते थे। उस शख्स का नाम था इंस्पेक्टर विजय सलास्कर। वो आदमी अपनी इस गाड़ी में, पुलिस की क्वायलस कार में, अपने 6-7 कांस्टेबल्स के साथ, जिनमें उनका एक ख़ास वफादार हेड कांस्टेबल अरुण जाधव भी था, उनके साथ उस एरिया में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए उन गलियों में घूम रहा था जहाँ पे अजमल कसाब और इस्माइल फायरिंग करते आ रहे थे। जो कामा हॉस्पिटल का एरिया है, उसके पीछे स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है, उसके साथ एक रंग भवन करके थिएटर है जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो उस गली में उसको 2 ऑफिसर और मिल जाते हैं अलग-अलग गाड़ियों में। उनमें एक होते हैं हेमंत करकरे, बहुत बढ़िया नफीस इंसान थे, आला अफसर थे, एडिशनल DG रैंक के ऑफिसर थे, और उनके साथ थे एक IG लेवल के ऑफिसर अशोक कामते। अब देखिए, ये तीनों बड़े अफसरान के पास हाईली ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थी। अशोक कामते के पास भी AK-47 थी, हेमंत करकरे के पास भी शायद AK-47 थी, और इन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखा था। और ये जब दोनों बड़े ऑफिसर सलास्कर को मिलते हैं तो वो दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, ये साथ में बैठ जाते हैं और वो आदमी गाड़ी चलाता है और उन आतंकवादियों की तलाश में उस छोटी तंग गली में एंट्री करते हैं। जैसे ही कॉर्नर पे पहुंचते हैं, अब ये किस्सा ज़रा ध्यान से सुनिए कि कैसे इतने बड़े हमले के सामने आपके हथियार किसी काम नहीं आते, आप सिटिंग डक बन जाते हो। जैसे ही गाड़ी कॉर्नर पे आती है तो सामने दीवार के पीछे से 2 आदमी इनके सामने AK-47 से लैस खड़े होते हैं, और इसके पहले कि ये तीनों आला ऑफिसर, जो पुलिस के ऑफिसर हैं, हथियार चलाना आता है, आतंकवादियों का टाकरा कैसे करना है वो आता है, पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने दर्जनों लोगों को एनकाउंटर में मारा था। लेकिन जब 2 असली टेररिस्ट, एक जो ये मिथ के आए थे कि हमने किसी को नहीं छोड़ना है, जब वो सामने आते हैं तो इतनी आँख झपकते ही
इतनी तेज़ी से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि इन तीनों को अपने हथियार इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलता। इसको कहते हैं सडन अटैक। ये एक क्रिमिनल्स का असूल है कि जब आपने किसी बड़े टारगेट को मारना होता है तो उनको पता होता है कि उस टारगेट के साथ उसके बॉडीगार्ड होंगे, उसके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास हथियार हैं, सामने से बड़ी रिटेलिएशन हो सकती है। इसलिए पहली शुरुआत में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसका कारण सिर्फ ये होता है कि सामने वालों को रिटेलिएट करने का समय नहीं मिले। अगर सामने से गोली चल पड़ी तो दूसरी पार्टी का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये टाइम फैक्टर जो होता है ये बहुत काउंट करता है। अब इसी किस्म की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1988 अंडरवर्ल्ड की लड़ाई मुंबई में ज़ोरों पे थी। छोटा राजन का पूरा ग्रुप दाऊद इब्राहिम के साथ मिल गया था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको सतीश राजे का किस्सा सुनाया था, जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था। उसका मर्डर अपना बाइक खला में ब्रिज से नीचे उतरते नागपाड़ा वाली सड़क पे अशोक जोशी के लोगों ने उसकी टोयोटा करोला गाड़ी रोक के उसका कांच तोड़ के उसको गोलियों से मार दिया। वो एक बड़ा झटका था दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए। झटका इसलिए था कि दुनिया भर को पता था कि वो दाऊद के भाई नूरा का खास आदमी था। दाऊद के बहुत लंबे चौड़े पैसे टके का हिसाब रखता था। अब उस आदमी को मारना सीधी एक चपेड़ थी, एक चांटा था मुंह पे जो दाऊद गैंग पे मारा गया, और वो मारा था अशोक जोशी के गैंग ने। अशोक जोशी उस समय अरुण गवली के साथ मिलके काम करता था, लेकिन अपना एक तरीके से इंडिपेंडेंट गैंग कांजूर मार्ग एरिया से, जो छोटा राजन के एरिया के नज़दीक ही पड़ता है, वहाँ से भी चलाता था। तो अब सतीश राजे की मौत का बदला लेने के लिए अशोक जोशी को मारना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए भी उसी किस्म का अटैक प्लान किया गया जो एक बड़े आदमी को मारने का होता है। उसकी रैकी की जाती है। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको रैकी का असली मकसद भी समझाऊंगा। रैकी सिर्फ घर देखने या घर पे निगाह रखने का काम नहीं होता, ये बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। तो खैर, अशोक जोशी को मुंबई पूना हाईवे के ऊपर पनवेल के पास अर्ली इन द मॉर्निंग उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मारुति वैन, एक एम्बेसडर कार, एक फिएट कार, 3 गाड़ियों में छोटा राजन के 12 से 15 शूटर, शार्प शूटर नहीं कहेंगे, उनको शूटर कहेंगे, वो हथियारों से लैस अशोक जोशी की गाड़ी को हाईवे के ऊपर रोकते हैं। और उस गाड़ी में 4-5 लोग जो उसके अशोक जोशी के साथ थे, उनके पास, सबके पास भी हथियार थे, और बहुत अच्छे हथियार थे। लेकिन देखिए, इतना स्टनिंग इफेक्ट से गाड़ी को रोकते ही, इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मूसे वाले की गाड़ी रोकी गई है, एक गाड़ी को अशोक जोशी की गाड़ी के आगे लगाया गया और उसकी गाड़ी रोकी गई। जब तक गाड़ियों की ब्रेक लग के गाड़ी रुकती, उसके पहले दूसरी गाड़ी से क्रिमिनल्स ने उतर के AK-47 से अंधाधुंध फायर किए, जिसमें अशोक जोशी समेत, उसके ड्राइवर श्याम सुंदर समेत 4-5 लोग मारे जाते हैं। और ये अपने आप में उस ज़माने का सबसे बड़ा अटैक था। वो अशोक जोशी जो हथियार चलाने का माहिर था, वो श्याम सुंदर नायर जो हथियार चलाने का माहिर था, और साथ में बैठे 3 लोग भी हथियारों के माहिर थे, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला कि अपने हथियार को निकाल के ट्रिगर दबा सकते, घोड़ा दबाने का टाइम नहीं मिला।
तो ये एक अंडरवर्ल्ड की एक कवायद होती है कि अपने ताकतवर दुश्मन को कैसे मारना है। उसी तरह का बिल्कुल काम सिद्धू मूसेवाला के कत्ल कांड में भी हुआ। अब मैं रैकी की बात करता हूँ, सिक्योरिटी की बात करता हूँ। रैकी सिर्फ घर की नहीं की जाती, रैकी किसी आदमी की शक्ल देखने के लिए नहीं की जाती। रैकी तो उस आदमी का शेड्यूल देखने के लिए की जाती है। टारगेट का घर तो सबको पता होता है, और अब घर के पास जाओगे तो आपकी क्लोज सर्कल टीवी में फ़ोटो आ जाएगी, सीसीटीवी में। आप रोज़ किसी के घर के चारों तरफ घूमोगे तो 2-4 दिन में उनको शक हो जाएगा, आपको पकड़ के पूछ पड़ताल करेंगे। तो इन लोगों का काम होता है बेसिकली ये देखना कि उनका टारगेट जब घर से निकलता है तो नॉर्मली कौन सा रूट लेता है। हर शख्स एक ही समय पे घर से नहीं निकलता। घर से निकलने के बाद वो हर घर से निकलने के 3-4 रास्ते होते हैं। आप शहर में हो, जो गांव में हो, 2-3 डायरेक्शन में जा सकते हो, दाएं बाएं सीधा आगे पीछे। तो ये रैकी होती है उसकी इनिशियल मूवमेंट की। घर से निकल के वो आदमी जहाँ जाता है, कौन सा रूट लेता है, उस रूट पे क्या क्या दुकानें हैं, क्या क्या स्कूल हैं, कहाँ क्राउड होता है, कहाँ खाली जगह होती है, कितने एरिए पे गाड़ी कितनी स्पीड पे जा सकती है, कहाँ पे ओवरटेक करने की जगह मिल सकती है, कहाँ वो गाड़ी रोकी जा सकती है जहाँ से उनको भागने की जगह नहीं मिले। तो ये सब चीज़ें इसको रैकी कहते हैं। फिर वो रैकी करने वाला आदमी अपने आकाओं को बताता है कि ये तरीका, ये टाइम जो है वो हमारे लिए सूट करेगा इसको मारने के लिए। तो वो रैकी जो है बड़ा एक क्वालिफाइड काम है। ये कोई किसी गर्दुल्ले का या किसी छोटे मोटे अनपढ़ किस्म के आदमी का नहीं है। इसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन चाहिए आपको, एक एक माइन्यूट डिटेल उस इलाके की आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। और उसके साथ जो लोग चलते हैं उनके पास किस किस्म के हथियार हैं, नॉर्मली कितने लोग साथ में होते हैं, अगर वो आदमी जल्दी से निकलता है तो कितने लोग साथ में होते हैं, कितनी बड़ी वेपन्स हैं, कितनी छोटी वेपन्स हैं, वेपन वाले लोग कहाँ बैठते हैं, गाड़ी में आगे वाले सीट पे बैठते हैं, जब पीछे बैठते हैं, एक ही गाड़ी में बैठते हैं, जो 2 गाड़ियाँ साथ में चलती हैं, 2 गाड़ियाँ हैं तो उनमें कितने लोग होते हैं। ये सारी कवायद को, एक्सरसाइज को रैकी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड काम है ये, बहुत पैसे मिलते हैं रैकी करने वाले को। कई बार तो शूटर से ज़्यादा पैसे रैकी करने वाले को दिए जाते हैं। इसी किस्म का काम जो मूसा के घर के बाहर हुआ वो उस रैकी करने वालों ने किया। मुझे नहीं लगता कि वो रैकी सिर्फ उस केकड़े का काम होगा। केकड़े के साथ कम से कम 2 आदमी और होंगे जो दूसरी जगह पे खड़े होके उसको फॉलो करते थे। अब रैकी करने वाला आदमी, इस पे केकड़े की एग्जाम्पल ले लो आप। सिद्धू मूसेवाला घर से निकलेगा अपनी गाड़ी पे, हाईएंड गाड़ियाँ उसके पास हैं, स्पीड से चलती हैं, तो उसके पीछे क्या केकड़ा अपना मोटरसाइकिल लेके जाएगा या साइकिल पे जाएगा या हाथ गाड़ी पे उसका पीछा करेगा या पैदल जाके पीछा करेगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे इन्वेस्टिगेटर केस को जल्दी सुलझाने में और उसको बंद करने में कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं जो अल्टीमेटली उस केस को कमज़ोर कर देती हैं। अब कहते हैं कि केकड़ा को 15,000 रुपया दिया गया। 15,000 तो पेटेंट्स है। इतने बड़े टारगेट की इतने महीनों से रैकी करने के लिए आपके उसको 15,000 दोगे? 15,000 तो वो आदमी अपनी ड्रग बेच के 1 महीने में कमा लेगा। वो आपके लिए इतने महीने वेस्ट क्यों करेगा रैकी के लिए? खैर, तो ये दूसरा कारण होता है, वही कारण जो सिद्धू मूसेवाले की मौत का कारण बना। जब उसकी गाड़ी को आड़ा मार के रोका जाता है
तो सिद्धू और उसके साथियों के पास बचाव करने का कोई समय नहीं होता है। 30-35 गोलियां धाड़ 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 उसकी गाड़ी पे मार दी जाती हैं, उसके बोनट के ऊपर, साइड पे, टायर के ऊपर, विंडशील्ड पे। और उसके बाद पता चलता है कि मूसे वाले के पास तो सिर्फ 2 गोलियां थी, और 2 गोलियां कार में बैठ के चलाना आपको मूवमेंट नहीं मिलती। जो मैं बात कर रहा था, गाड़ी में जब आप बंद व्हीकल में हैं, आपके पास बड़ी गन है, AK-47 है, जो SLR है, या और कोई इस किस्म की वेपन ऑटोमेटिक, तो आपको गाड़ी में उसकी मूवमेंट चाहिए होती है। आपको गन सीधी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उतनी जगह आपको मिलनी चाहिए। फिर आपको लेफ़्ट राइट घुमानी पड़ती है बंदूक, पीछे मुड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। वो उस समय जब अचानक आपके ऊपर गोलियों की बरसात हो जाए। इसलिए जब हाई जो टारगेट होते हैं उनको जब सिक्योरिटी दी जाती है, उसकी ब्रीफ ऐसी होती है कि जैसे ही कभी को अटैक हो तो जो बॉडीगार्ड होते हैं पुलिस के, कमांडोज, वो गाड़ी के अंदर से इमीडिएटली छलांगे लगा के बाहर निकलते हैं, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, पीठ गाड़ी की तरफ करके अपने टारगेट को बचाते हैं और सामने से हमलावरों का मुकाबला करते हैं। कमांडोज की फर्स्ट ट्रेनिंग ये होती है कि गाड़ी के बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलोगे तो हथियार नहीं चला सकोगे। तो अगर इस किस्म की ब्रीफिंग सिद्धू मूसावाला के कमांडोज को होती तो वो बच सकता था, लेकिन यहाँ तो ये है कि कमांडो भी साथ में नहीं थे। दूसरी बात, आदमी बचता कैसे है? गाड़ी के अंदर बैठे जब आपके ऊपर गोली चलती है दूर से वेपन से, आप डक कर जाते हो तो कई बार बच जाते हो। जैसे मूसावाला के साथ जो 2 लोग थे, इसके दोस्त, उनमें से एक पुलिस वाला है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वो छुट्टी आया हुआ था, उसी गांव का था, और मूसावाला का दोस्त था, उसको साथ ले लिया और उसके पास हथियार भी था। ऐसी बात उसके दोस्तों ने कही है, रिकॉर्ड पे है। तो अगर वो शख्स पुलिस वाला था तो उसको भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, उसको भी अपना हथियार इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उसने पिछली सीट पे बैठे डक किया और वो बच गया। जो सिद्धू मूसावाला के साथ अगली सीट पे शख्स बैठा था, उसने भी अपनी गर्दन पीठ नीचे कर लिया, वो भी बच गया। बाद में एक गोली उसके हाथ में लगी। लेकिन जो आदमी ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग व्हील पे बैठा होता है, उसको डक करने की जगह नहीं मिलती। पीछे आपके सीट होती है, सामने आपके स्टीयरिंग व्हील है, आप झुकोगे तो किधर झुकोगे? तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसीलिए कहते हैं कि हाई एंड जो लोग होते हैं, जिनकी जान को खतरा होता है, उनको गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाना सबसे बड़ा खतरा होता है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो एक हाथ से, एक ही हाथ से आपको गाड़ी काबू करनी पड़ेगी, दूसरे हाथ से वेपन चलानी पड़ेगी। आपको गाड़ी के सामने देखना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आ जाए तो आप गाड़ी चलाओगे या आप हमलावर की तरफ देखोगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सिद्धू वालों को मरवाने में चूक नहीं हुई, सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत बड़ी चूक हुई है। आपने जब उसको सिक्योरिटी दी है तो सिक्योरिटी वालों का फ़र्ज़ था, उनकी ड्यूटी थी उसके साथ साए की तरह रहना। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर उसके साथ 2-4 सिक्योरिटी वाले होते भी तो भी सिद्धू को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसे केसेस में हेमंत करकरे, विजय सलासकर, अशोक कामटे वो नहीं बच सके। ऐसे ही सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अशोक जोशी जैसे शातिर क्रिमिनल और उसके 4 साथी नहीं बच सके। इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें हैं जो अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मूसेवाला की अपनी अनगहली भी थी।
उसको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था और वही रिस्क उसकी जान का दुश्मन बन गया। एक नौजवान हमारे बीच से उठ के चला गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।